ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ है आस्था, हमारी क्लास की सुपरस्टार, जिन्होंने अपने बोथ ग्रुप्स क्लियर किए हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। कंग्रेचुलेशंस आस्था, सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये बताओ, सीएमए फाइनल में आकर कैसा लग रहा सॉरी, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, बट काफी अलग सी फीलिंग है। मैं तो घर में बताया भी नहीं था रिजल्ट के बारे में। है? बताया ही नहीं था। निकल नहीं, मुझे खुद डाइजेस्ट होने में टाइम लगा कि हो निकल गया, फिर बताया सबको। अरे मैंने बोला था क्लियर होंगे, बोथ ग्रुप्स क्लियर होंगे। अरे इतनी मेहनत की थी, मेहनत तो रंग लानी थी। चलो, तो स्टूडेंट्स, आप सबकी रिक्वेस्ट पे कि हमें कोई स्ट्रैटेजी शेयर कर दो जिससे कि हम अपने बोथ ग्रुप्स क्लियर कर सके। आप सबको डर लग रहा था, मैम 13% का रिजल्ट आया, कैसे क्लियर होगा। सो ये रहा आपके सामने लाइव एग्जाम का लास्ट था, जिन्होंने अपने देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स क्लियर किए। एंड ऑन माय रिक्वेस्ट शी इज गोइंग टू शेयर हर स्ट्रैटेजी विद ऑल ऑफ यू, तो ध्यान से सुनना। ओके, चलो। सास्ता, पहले तो ये बताओ, कितने मंथ्स की प्रिपरेशन में आपने अपने बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लिए? मैम मेरा तो थोड़ा ट्रिकी रहा क्योंकि आई हैड गिवन माय सीएमए फाउंडेशन इन दिसंबर 2020. ओके, And then and by the April 21, I had started my group 1 preparation all by myself through the help of YouTube. ओके, And I thought of giving group 1 in December 21, ओके, only group 1. But then मेरे को COVID हो गया and it was a pretty severe one. So I had to defer the entire attempt to June 2022. So then my father suggested that you should go in for both the groups. And by this time, it was already the mid of December. Then I had really less time for the self preparation of group CMA group 2. Then I took classes from Ayushi ma'am, Divya sir, and Manoj sir to help me with my preparation. And then I started my group 2 preparation in mid of December. And before that, I had already completed my preparation for group 1. ओके, तो आपकी फैमिली ने ना आपको बेस्ट एडवाइस दी थी उस टाइम पे कि बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर Yes, कर लो। ma'am. ठीक है, सो आज का एक बार ना सभी स्टूडेंट्स के साथ अपने एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी शेयर कर दो, एज दे आर वेरी अफ्रेड कि रिजल्ट इतना कम आ रहा है तो पता नहीं कैसे करके वो क्लियर करेंगे। Okay, then let's begin with the group 1. Initially, group 1, we have law. So जब मैं law पढ़ रही थी तो I used to make my own self notes, and for every theory paper, even for IDT ma'am, we have prepared these self-made notes which come really handy when you're like day before the examinations. For law, I had made all these short notes A and send and next for the FA and cost accounting. जस्ट वेट, स्टूडेंट्स आपको एक एडवाइस दूंगी, जो भी आस्था आपको स्ट्रैटेजी बता रही है सिर्फ सुनो मत, कहीं पर उसको नोट डाउन कर लो, आपको हेल्प होने वाली है बहुत ज्यादा। ठीक है, जल्दी से लिखना स्टार्ट करो फिर। हाँ Yes, जी, ma'am. And then for financial accounting and cost accounting, solve as many questions as Scanner. The only book that I referred was Scanner and the institute material. And solve as many questions as you can, which will eventually help you get better with the concepts. And then we have DT. DT, yes, I found DT very difficult because there were so many provisions to remember. तो उसके लिए मैम ने बता रहा फ्लो चार्ट बना लेने के लिए कि प्रोविजंस उससे बहुत अच्छे मैप्ड आउट हो जाते हैं आपके ब्रेन में कि आप जब नोट्स बना रहे हो। एंड मैंने और एक किया था कि डीटी में भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, खुद पहले सॉल्व करते, उसमें कोई जो गलत होता उसे मार्क कर लेती, ये वाली प्रोविजंस तो नहीं आ रहे हैं, तो उसको मैं दोबारा प्रोविजंस पढ़ लेती एंड देन आपको याद रह जाता वो प्रोविजंस। तो अल्टीमेटली सारे प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट, बिकॉज प्रोविजंस ऐसे पढ़ने गए तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता था कि क्या प्रोविजंस है। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला भी है बार बार कि ना प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेस्ट है। इनफैक्ट आज का इस बार मैंने क्या किया इसीलिए कि जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है ना, उनकी पीडीएफ फाइल मैंने अपनी ऐप पे अपलोड कर दी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आईबीटी के लिए। यस मैम, प्रैक्टिस कर लो, देख लो। इवन द स्कैनर्स वर रियली हैंडी। वो जो स्कैनर्स में जितने भी कुछ थ्योरी क्वेश्चन और जो स्पेशली जो लोग पूछते हैं प्रैक्टिकल में थ्योरी कैसे करें, तो ऑब्वियसली वो स्कैनर से ही मैंने किया था। जितना भी थ्योरी आया हुआ है पास्ट टाइम, ये क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में वो सारे स्कैनर में दिए रहते हैं, तो जितने भी प्रैक्टिकल की थ्योरी है आपको हेल्प वहां से हो जाती है।
स्कैनर से. हाँ डेफिनेटली. And then for IDT, the short notes, because majority part is very conceptual and आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है. IDT में भी I'm pretty sure कि मैम भी आपको वो अच्छे notes वो अपनी book बनवा रही होंगी, तो वो काफी helpful थे. And then again CF cost of management and financial management again IDT में आप आस्था ही अभी भी मुझे कई बार कहते हैं, जैसे आपका बैच खोलता है ना, मैम थक गए लिखते लिखते, कितना लिखे. अब देख लो, जितना लिखोगे ना उतना बेनिफिट होने वाला है आपको. ठीक है. और एक बात लग रहा था मैम के क्लासेस में जो मेरे को आज समझ में आ रहा है, मैम एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते ना एक तो फिर एक बार पीछे वाले चैप्टर का रिवीजन करवाती थी, तो उस समय लगता था कि मैम अभी तो खत्म करवा दीजिए सिलेबस, अभी पीछे रिवीजन करवाने की क्या दरकार है. लेकिन ट्रस्ट मी, दोज आर रियली हेल्पफुल, बिकॉज आप रिटेन करते रहते हो. हमारी आदत नहीं रहती है ना वो फ्रीक्वेंट रिविजन मारने की, बिकॉज वी नीड टू कंटिन्यू विद आवर सिलेबस. तो वो एक बार जो बीच में जो मैम ब्रेक लेके वो दोबारा वो पीछे वाले चैप्टर्स को रिवाइज कराती थी, वो काफी हेल्पफुल रहा, बिकॉज उससे आपका रिटेन रहा, जो आपने पीछे पढ़ा था भूल जाते हो, फिर अरे ब्रश अप होते रहता था. फिर हाँ नहीं, रिविजन बहुत जरूरी है. फ्रीक्वेंट रिविजन बहुत जरूरी है, और वो मेरे को समझ में आया जब 1 महीना के समय मेरे को आईडीटी में लगा कि हाँ अगर वो रिविजन नहीं किए रहते तो आज बहुत खराब हो जाती. और हाँ, लॉ के लिए किनको बताओ कि लॉ के लिए दे आर वेरी मच कंफ्यूज कि रिटेन नहीं रहता, उस पे आपने कैसे याद कैसे रखा था उसको? क्वेश्चंस मैम, मैंने जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करने का था मैंने सॉल्व किए क्वेश्चंस. एंड वो नोट्स बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, तो वो जो शॉर्ट नोट्स रहते हैं ना, तो एक दिन पहले एग्जाम के आपको खुद भी पता होगा, मैं अपने लॉ के एग्जाम के पहले बहुत टेंस थी, मेरे को नहीं जाने का मन था. फिर मैंने आयुषी मैम को कॉल लगाया, मैम बोले कि मैं कल नहीं जा रही हूँ, मेरे को बिकॉज पहले 2 एग्जाम इतने केओस में कंडक्ट हुए थे, तो मेरे को लगा कि थर्ड वाला तो बिल्कुल ही नहीं दे पाऊंगी मैं. तो मैम ने बोला कि ऐसे देख के आ जाओ, देखो क्या होता है. उस दिन मैम ने मोटिवेट किया था, तो अगले दिन मैं जाके देख के आई थी लॉ का एग्जाम. एंड ग्रुप 1 में मेरा हाई मतलब कि आउट ऑफ माय ऑल द 4 सब्जेक्ट्स लॉ में ही सबसे ज्यादा मार्क्स थे. हाँ, मैंने बोला था, मैंने कहा कि ना कुछ भी हो, देखो स्टूडेंट्स, कुछ भी हो ना, फीस दे दी है. मैंने आस्था को भी यही बोला था, एग्जामिनेशन फीस दे दी है, यही सोच के चले जाओ ग्रुप में कि अरे फीस दी है, जाएंगे तो सीट तो लेके बैठेंगे कि हम एक बार. यस मैम, तो मेरे कोई मूड नहीं था उस दिन एग्जाम देने का, बिकॉज आपको पता ही है कि जो एफए का एग्जाम हुआ था 1 घंटा बाद पेपर लोड हुआ, हाँ ओएमएसए में लॉ का पेपर खुल गया, तो पूरा बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा था अगले एग्जाम के लिए जाने के लिए. बट देखा ना, वो ग्रुप क्लियर. और हाँ, अभी तो ऑफलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं, तो और एक चीज, वो टाइमर के साथ जो अगर आप 1 मंथ पहले जो एग्जाम दोगे ना, मतलब कि आप पेपर पेंसिल लेके आप टाइम्ड एग्जाम दीजिए, आप स्टॉप वॉच लगा लो कि 3 घंटा में कोई भी पिछले साल का पेपर या फिर आरटीपी निकलेगा, आरटीपी 3 घंटे में सॉल्व करके देखो, वो भी वो आपको टाइम्ड होगा. जैसे कि मैंने ये गलती की, मेरा कॉस्ट का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई मैं अपने एग्जाम में, कॉस्ट का पेपर नहीं कंप्लीट कर पाई थी, पेपर 8 और आपका पेपर 10 में कंप्लीट नहीं कर पाई थी. तो उस समय मेरे को लगा कि ये एक चीज हम लोग को करना चाहिए था कि आपको टाइम्ड एग्जाम भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए. तो ये मेरा जो मिस्टेक था. वेरी नाइस एडवाइस गिवन बाय आस्था, ये करो. और स्टॉप वॉच का आइडिया तो बहुत अच्छा है, यू शुड यूज इट. यस मैम. कोई नहीं आस्था, कोई नहीं, अब सीएम में फाइनल में ये सारी टिप्स अपनी अपने लिए नोट भी कर लो. यस मैम, मेरे को वही लग रहा था, बिकॉज मेरा सीए कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर वाजंट डिफिकल्ट, बट मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज इट वाज वेरी लेंथी मेरा समय वाला. तो वो एक रिग्रेट रहा निकलते निकलते कि अगर वो फिनिश हो जाता, बिकॉज आते तो था ही, वो टाइम अगर मैं ठीक से नहीं मेंटेन कर पाई, इसलिए वो मिस आउट हो गया. और कौन सा सब्जेक्ट रह गया? ओएमएसएम के लिए ऑडिट में भी शॉर्ट नोट्स, बिकॉज ऑडिट में भी बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, तो आप जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो ऑडिट में भी शॉर्ट्स नोट बनाते रहिए. और जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट होते हैं ना, मतलब कि एनजीओ वाले ऑडिट या फिर कंपनी ऑडिट, उसमें भी बहुत कॉमन पॉइंट्स होते हैं, तो वो कॉमन पॉइंट्स आप याद रख लो, फिर आपको पता चल जाता है कि फिर बाद में क्या लिखने का. हाँ डेफिनेटली, मैंने इनको बोला भी कि इनफैक्ट लॉ और ऑडिट के लिए ट्राई आउट की थोड़ी मेमोरी टेक्निक्स बना लो, जैसे हम आईडीटी में बनाते थे. हाँ, तो ऐसी थोड़ी मेमोरी टेक्निक्स बना लो जो थोड़ी मजेदार भी हो, फनी भी हो, जो याद रहेगी फिर आपको. यस. रह गया ओएमएसएम.
OMSM, यस। OMSM, OM में तो मैंने इनिशियली, अच्छा ये भी बात है कि मैंने OMSM में पहले सोचा कि सिर्फ ये करूँ, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने इनिशियल मंथ्स में सिर्फ क्वेश्चन OM के ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, तो SM के जो थे वो स्कैनर से थ्योरी पढ़ती या फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करती। देन मैं जब लास्ट का 1 महीना बाकी था, देन आई रियलाइज लुकिंग एट दी RTPs एंड MTPs एंड फिजिकलाइजेशन की OM से भी अच्छी खासी थ्योरी आती है पूछने में। तो हाँ उस समय मेरे को लगा कि वो बैठ के करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड विद स्कैनर की जो कॉमन है वो पहले कर ले, फिर जाके एक बार ही सारे चैप्टर्स को रीड कर लिया। बिकॉज वो एक मिस्टेक रह जाती है, लगता है कि ओएम तो प्रैक्टिकल है, नहीं आएगा थ्योरी, तो वो डिल्यूजन हाँ में मत रहिएगा, यू लाइक थ्योरी भी करते रहिए ओएम का। नहीं नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल देखो दोनों मिला के नैया पार लगवाएंगे। क्लियर सी बात है। आईडीटी में बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि आईडीटी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन वो ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल है, हाँ। हाँ, और और आईडीटी में जो आप मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द पार्ट ऑफ जीएसटी। उनको लग रहा है यार ठीक है 20 मार्क्स का कस्टम आना हो जाएगा, लेकिन वो इतना इजी है ना कस्टम। और एक बात और स्टूडेंट्स ध्यान रखना, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इनको कस्टम नहीं आता, वो दोबारा बुला के आपको कस्टम करवाएगा। और बताइए आप। हमारे समय भी कस्टम का इजी क्वेश्चन ही था, मतलब इसलिए वो, नहीं तो अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो वो मिस आउट हो जाएगा, तो बहुत रिग्रेट रहेगा। हमारे समय कस्टम का इजी क्वेश्चन था। और हाँ, मैम ने बताया था कि ये 17.5 ब्लॉक क्रेडिट हमेशा मतलब आएगा आएगा, एंड टोटली काफी क्वेश्चन थे ब्लॉक क्रेडिट के। तो जो उसमें से टीचर्स और आता है। मेंटर्स टिप देते हैं, वो भी इग्नोर नहीं करके उस पर भी फोकस करिएगा। उसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा उसमें से। हम्म। अब तो वैसे भी न्यू सिलेबस भी आ रहा है, डीटी एंड आईडीटी कंबाइन हो रहा है। कंबाइंड हो रहा है। हाँ, और चलो स्टूडेंट्स, तो आज का और कोई स्ट्रैटेजी आप शेयर करना चाहोगे स्टूडेंट्स के साथ? ये टाइम मैनेजमेंट, मेरा तो कॉलेज भी था, एंड आई हैड स्टार्टेड माय ऑफलाइन कॉलेज स्टार्टेड फ्रॉम February। तो मेरा मॉर्निंग कॉलेज रहता, और अब आई एम गेसिंग कि आप सबका भी बहुत लोगों का कॉलेज होगा, तो उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है कि कॉलेज में भी प्रोजेक्ट्स टर्न इन करने हैं, फिर कॉलेज का भी इंटरनल एग्जाम होता है। मेरे जस्ट सीएमए एग्जाम के 4-5 दिन बाद मेरा ये कॉलेज का एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स था। तो अच्छा। मतलब कि काफी काफी टाइम वो रखना पड़ता है, टाइम हाँ मैनेजमेंट। और ये था कि मेरे को जब मैं पढ़ रही थी, तो मेरे रिसेंटली मेरा ग्रुप 2 किया हुआ था, तो आई वाज लाइक कि एक ग्रुप में फोकस ज्यादा रखते हैं, ये माइट वर्क फॉर समवन, माइट नॉट वर्क फॉर समवन। तो मेरे को लगा कि कम से कम एक ग्रुप तो निकालना ही है। तो अगर मैं चलिए 1 घंटा 10 घंटा पढ़ रही हूँ या फिर 8 घंटा पढ़ रही हूँ दिन का, तो उसमें मेजोरिटी टाइम आई यूज्ड टू गिव टू वन ग्रुप, कि एक ग्रुप तो करना ही है ठीक से, और दूसरे ग्रुप को थोड़ा 4-5 घंटा में करने की कोशिश करते हैं। ये एक चीज थी। लाइक एक इफ यू हैव बहुत टाइम एम्पल, तो आप तो 50-50 डिवाइड कर लो, बिकॉज मेरा तो टाइम बहुत कम था, कॉलेज जाना पड़ता है और मेरा अटेंडेंस भी बहुत स्ट्रिक्ट है कॉलेज का, तो जाना ही पड़ता है। तो कॉलेज में बता दिया दैट यू आर इन सीएमए फाइनल नाउ? यस। बता दिया, ठीक है। अलग से पता चल रहा होगा ना अब, जो अपने आप को अच्छा लगता होगा कॉलेज जाके, मतलब हाँ यार सीएमए फाइनल। यस। एक आस्था जो सबको बहुत बड़ा डाउट है, दे आर थिंकिंग कि 15 to 16 आवर्स पढ़ना चाहिए। मैंने तो नहीं पढ़ी थी 15 to 16 आवर्स, दैट सच्ची इज बता रही नॉट हूँ, मैंने तो नहीं प्रैक्टिकली पढ़ी थी। पॉसिबल। एंड टाइम ब्रेक्स मेरे को, मैं आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन को जो 3 घंटा 4 घंटा लगातार बैठ के पढ़ रहे, वो सब ऐसा भी नहीं था। वो 15 मिनट्स का जो आफ्टर एवरी 2 आवर्स का ब्रेक रहता है, मेरे लिए मैंडेटरी था, नहीं तो उसके बाद दिमाग में घुसना बंद हो जाता है कि क्या पढ़ रहे हैं नहीं हाँ पढ़ रहे हैं फिर। देखो स्टूडेंट्स, जितना पढ़ रहे हो ना, ये नहीं जरूरी है कि आप 14 से 15 घंटे पढ़ रहे हो, बट जितना पढ़ो उसको इफेक्टिव स्टडी करो। ये ना हो कि साथ में आप मोबाइल भी चला रहे हो, साथ में फ्रेंड्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं, यार तूने कितना पढ़ा। जस्ट इग्नोर ऑल दोस स्टफ, ठीक है? अच्छा हाँ, एमसीक्यूज ने कितनी हेल्प करी आपको? एमसीक्यूज मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को पता है एमटीपी निकाली थी मैंने, ट्वाइस सॉल्व किए दोनों, सारे पेपर्स की एमटीपी मैंने ट्वाइस सॉल्व किए, एंड काफी कॉमन आती है, मैं बता रही हूँ सच। उसमें एमटीपी जो रिलीज किए सेवियर है बेसिकली। हाँ एमसीक्यूज वो आते दो हैं, बार ही फिल बिल्कुल। दो बार ही और सेव को सॉल्व किए सारे एमटीपी।
और उसमें भी अपने आप ना, क्योंकि आपका क्वेश्चंस दिया रहता है फिर लास्ट में आंसर्स दिए रहते हैं, आप एक बार क्या करो कि सारा क्वेश्चंस खुद देखो कि आपको कौन कौन से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। फिर रेड पेन रहता था, मैं वही रेड पेन से मार्क करती थी कौन कौन से गलत हो रहे हैं। तो एक हफ्ते का टाइम देती थी कि एक हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गया, फिर लेके बैठती। अगर वो सेम मिस्टेक्स रिपीट हो रहे हैं तो वो जो पोर्शन है या वो जो चैप्टर है वो जो प्रोविजन है उसको एक बार ठीक से दोबारा देख लेते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल आप सेम कर सकते हो। मुझे खुद ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, रेड पेन लेकर बैठो, ब्लू मत लेके बैठो, क्योंकि ऑलरेडी आदत इतनी होती है ना कि हाँ हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं सब कुछ, तो वो कैच ही नहीं रहता। रेड ले लो, ग्रीन ले लो और उसको करते रहो ऐसे। एमटीपीज आर योर फेलियर एक्चुअली। हम्म। और बल्कि अच्छा हाँ, ट्रिकी एमसीक्यूज, ट्रिकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत कुछ है आपसे आईडीटी में। हाँ आईडीटी में, हाँ। और उसके चक्कर में आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है, बिकॉज यू फोर्स टू थिंक कि अगर ऐसा है तो कैसे क्या होगा। तो और आपको जितना आप सोचोगे, जितना आप टाइम स्पेंड करोगे इस प्रोफेशन में, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कॉम्प्लेक्स आईडीटी सॉल्व करने में। वो तो मेरे को बहुत हेल्प किया था वो वाले जितने भी टेस्ट वगैरह थे, टर्न अप फॉर एवरी टेस्ट, बिकॉज वो आपको पता चलेगा कि आपकी स्टैंडिंग क्या है उस समय पे। बिल्कुल। आज स्टूडेंट सुबह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड है व्हेन आई सेट देम इन क्लास कि हाँ आज आपको स्ट्रेटेजी शेयर करवाती हूँ मैं। क्योंकि जब ऐसे हमें स्ट्रैटेजी पता चलती है ना, जिसने अभी अभी पास आउट किया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप, सो इट हेल्प्स देम अ लॉट। ठीक है, हेलो, ठीक है आस्था, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अगेन थैंक यू कांग्रेचुलेशंस। मैम। और आपका थैंक यू मैम। सर्टिफिकेट ऑन द वे है। सो जल्दी से आपको आपका सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ठीक है, थैंक चलो। यू मैम। तो स्टूडेंट जल्दी से कमेंट बॉक्स में ना आस्था को थैंक यू लिख दो, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी सारी स्ट्रैटेजी शेयर करी है आपके साथ। ठीक है, चल ओके आस्था, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे थैंक यू मैम। एंड ऑल द गुड बेस्ट नाइट फॉर योर मैम। फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू मैम। ओके बाय। बाय।